एक गरीब परिवार का लड़का जब किसी सरकारी नौकरी में वो किसी भी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होता है तो उसकी जिंदगी पूरी बदल जाती है। उसके परिवार की हालत सुधरने लगती है, उसकी आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बदल जाती है। वह लड़का बहुत अमीर तो नहीं हो पाता, लेकिन उसका जीवन एक ऐसी धारा में आ जाता है जहाँ पे उसको खाने की कोई दिक्कत नहीं है, पहनने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने की कोई दिक्कत नहीं। एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, मैं उसी परिवार से सेलेक्ट हुआ था, वही गरीब परिवार जहाँ हर चीज का तनाव था, लेकिन जब सेलेक्ट हुआ तब से मेरे घर की स्थिति बदल गई। मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल गई और आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी और अच्छी होगी। मैं जानता हूँ कितना इम्पोर्टेंट होता है एक गरीब परिवार का सिलेक्शन पाना। एक गरीब परिवार के किसी लड़के-लड़की का जब सिलेक्शन होता है, तो क्या होता है और कैसे पाया जाता है, तो उसके बाद क्या अनुभव होता है, वो चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसलिए जो मेरे पास है, मैं दसनों एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। किसी को एक नौकरी नहीं मिलती, मैं कई छोड़ चुका हूँ। तो मैं जानता हूँ किस तरह से एग्ज़ाम निकाला जाता है और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो। आप लोग भी अपने ज़िंदगी को बदल पाएँ, एक नई शुरुआत कर पाएँ। इसलिए मेरे पास जो है मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपका यूट्यूब चैनल है पंख पाठशाला, इसको आपको ही आगे बढ़ाना है। आप लोग जितना इसको आगे बढ़ाएँगे, मैं उतना ही अच्छा मटेरियल देने के लिए मोटिवेट होऊँगा। अगर आप लोग इसको नहीं देखेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो मैं क्यों करूँगा काम? मैं अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम पास किया हूँ। और भले कहने को ये ग्रुप डी होता है, लेकिन वहाँ से जो बदलाव आता है, वो मैं महसूस किया हूँ। इसलिए मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए ही अभी इस चैनल पर प्रोग्राम चला रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी 2025 में मैं कुछ प्रयास कर सकूँ कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो सके। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और इसी सीरीज़ में हम एक नई सीरीज़ शुरू किए हैं, 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज़। यहाँ पर हम 50 दिनों तक 50 डे तक 50-50 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि पीवाईक्यू बेस होंगे। यह कोई और नहीं, पीवाईक्यू बेस क्वेश्चन होंगे। यानी पिछले साल मतलब पिछले ग्रुप डी में जो आए थे प्रश्न, उन्हीं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह जो पिछला एग्जाम हुआ था 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक 50 शिफ्टों में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी एग्जाम की मांग को समझ जाओ। यानी उस एग्जाम में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उस एग्जाम का नेचर कैसा है, वह कितना डीप क्वेश्चन पूछता है, किन टॉपिकों से पूछता है, वह समझना है तो आपको पीवाईक्यू यानी विगत वर्षों के प्रश्न को देखना पड़ता है और हम वही प्रयास कर रहे हैं। हम परीक्षा की मांग समझ यहाँ से आप डिसाइड करोगे कि किन टॉपिकों को मुझे ज़्यादा पढ़ना है। अब हिस्ट्री, इतिहास जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है ये। पढ़ने लगोगे तो अंत नहीं है, लेकिन यहाँ आज जब हम इतिहास का पीवाईक्यू देखेंगे, तब आप समझ पाओगे इतिहास में हमें तो कुछ यही टॉपिक पढ़ने हैं। यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं पूरा इतिहास क्यों पढूं? तो दोस्तों, इसको देखते हुए और यहाँ पे आपका रिवीजन भी होगा। जब कोई क्वेश्चन आप करेंगे तो उसका जो हल मिलेगा उससे आपका रिवीजन होगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आपकी प्रैक्टिस होगी क्योंकि जब एक स्लाइड क्वेश्चन की आती है तो आपको भी साथ-साथ हल करना है और बाद में आंसर जब बताया जाएगा तो मिलाना है, आप कितना सही करें। जब आए हुए क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, तब आपको लगना चाहिए कि मेरी तैयारी है। इसलिए साथ में प्रैक्टिस करना है।
रिवीजन होगा ही और हम समझेंगे कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज इस सीरीज की ये पहली नहीं चौथी वीडियो है, डे 4 है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुकी है जो कि पॉलिटी पर है। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो 2022 में बने थे, लगभग 136 क्वेश्चन थे, वो इन 3 क्लासों में कंप्लीट कर दिया गया है और आप जाकर उसको जरूर देखिएगा और आपको पता चलेगा पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है। और अगर आप उसको हल कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो डे चौथा है, आज हम लोग इतिहास देखेंगे, इतिहास में कैसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज देख लेंगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ग्रुप डी एग्जाम में पास किया हूँ तो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सभी लोग लास्ट में बताएंगे कि कितना उनका सही हुआ, कितना गलत हुआ। पहला क्वेश्चन करिए, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा अहिंसक विरोध हुआ? ए खिलाफत आंदोलन, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी दांडी मार्च या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में नमक उत्पादन पर जो एकाधिकार था, ब्रिटिश एकाधिकार, उसके खिलाफ अहिंसक विरोध हुआ था, उसका नाम बताना है। और अभी तक आप लोग क्लिक कर लिए होंगे। चलिए, उत्तर है सी दांडी मार्च। दांडी मार्च गांधी जी का आंदोलन था जो नमक पे ब्रिटिश एकाधिकार था उसके खिलाफ था। और यह आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से। दांडी मार्च को शुरू किया गया 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक कुल हमारे 78 लोग गांधी जी के साथ 78 लोगों ने पैदल यात्रा की। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी जो कि गुजरात के नवसारी जिले में है। अब दांडी, अब उसको नवसारी के नाम से ही जानते हैं। तो 24 दिनों तक 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा की गई। दांडी मार्च किया गया। साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल चले थे, यानी 390 किलोमीटर। 78 लोग साथ 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 में थे। यहाँ से इतने में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में जो खिलाफत आंदोलन था या 1919 में लखनऊ में शुरू हुआ था, ये तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। इसके नेता जो अग्रणी नेता थे, मोहम्मद अली एवं शौकत अली बंधु, इन लोगों ने इसको शुरू किया था। यानी जो तुर्की के खलीफा थे उनको खलीफा का पद समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। वहाँ ब्रिटिश ने उनके पद को समाप्त कर दिया था, इसलिए उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। जहाँ भी मुस्लिम लोग थे वहाँ पे, तो भारत में भी उसके खिलाफ चल रहा था, तो उसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खेड़ा सत्याग्रह यह 1918 का है और कर वसूली के खिलाफ, जो किसानों से कर वसूली की जाती थी, वहाँ अकाल पड़ा था फिर भी कर वसूला जा रहा था। खेड़ा में, ये गुजरात का ही जगह है, तो उसके खिलाफ हुआ था। इसमें गांधी जी नेता थे और साथ में यहाँ वल्लभ भाई पटेल भी इनके साथ में थे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ था। इसी नमक जो ये दांडी मार्च हुआ था, उसके बाद ही ये आंदोलन शुरू कर दिया गया था। गांधी जी के 3 सबसे बड़े जो आंदोलन है उसमें से एक है। 3 बड़े आंदोलन कौन? असहयोग आंदोलन, और एक लास्ट में 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन, और ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इतना चीजें ध्यान रखिए, बहुत है, इनफ है, इधर से ही क्वेश्चन बने हैं। चलिए दूसरा करिए, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था?
1876 में। ए दादा भाई नौरोजी, बी पीसी महालनोबिस, सी बीके आरवी राव या डी विलियम डिग्वी। आंसर करिए और बाद में मिलाइए कि कौन सा सही कर पा रहे हैं, गलत कर पा रहे हैं। इसमें ए है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन तैयार किया था, जो कि 1878 में ही किया था। कहाँ गया? 1878 में ही भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन तैयार कर दिए थे दादा भाई नौरोजी। वो पहले आदमी थे। इनके अलावा अच्छा, इनके बारे में एक और क्वेश्चन, भारत का सबसे वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा जाता है, यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यह भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनता है। ये दादा भाई नौरोजी साहब ने ही लिखा था। और धन निकासी के जो सिद्धांत है, तो उसमें भी अग्रणी थे। इन्होंने सबसे पहले बताने का प्रयास किया कि भारत से धन की निकासी हो रही है। रही बात अन्य ऑप्शन में, तो पीसी महालनोबिस जो थे, ये भारत में सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। 29 जून को इनका जन्मदिन पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये पूछ लेता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, इन्हीं के मॉडल पे बनी थी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, वो डॉक्टर BK RV राव जो थे, ये अर्थशास्त्री थे। ये भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन के जनक माने जाते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जनक इनको कहा जाता है। और ये विलियम डिग्वी जो ऑप्शन में थे, लेखक एवं पत्रकार थे। अकालों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। जो भारत में अकाल ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़ रहे थे, उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। ठीक, चलिए आगे। तीसरा क्वेश्चन करिए। सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित खाली स्थान है के पहले अध्यक्ष थे। किसके पहले अध्यक्ष थे? सोहन सिंह भागना, जो कि 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित की गई संस्था। ए स्वराज पार्टी, बी गदर पार्टी, ए स्वतंत्र पार्टी, बी गदर पार्टी, सी स्वराज पार्टी और डी इंडियन रेवोल्यूशनरी पार्टी। चलिए ट्रिक करिए। तो इसमें है बी गदर पार्टी। गदर पार्टी जो थी 1913 में यूएसए में स्थापित की गई थी, यानी अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सशक्त क्रांति के माध्यम से भारत को आजाद करना चाहते थे। अच्छा, ये तो आप सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बनता है बार बार, तो याद रखिएगा। अच्छा, स्वतंत्र पार्टी जो थी, यह 1959 में सी राजगोपालाचारी ने गठित की थी। स्वराज पार्टी जो थी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने खड़ा किया था। ये बहुत पूछता है, इसको याद रखिएगा। इंडियन रिवोल्यूशनरी पार्टी 1934 में बनी थी सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। साथ में ये भी फैक्ट याद रखिए। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये पुनर्जागरण से बना क्वेश्चन है। सामाजिक आर्थिक जो सुधार चल रहा था, आप लोगों को थोड़ा टॉपिक बताता चलो तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। वैसे आप समझ सकते हैं पुनर्जागरण का जो समय था, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन
वहां से बना है क्वेश्चन। तो इसमें ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा, सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और इन्होंने ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, और यही आत्मीय सभा 28 में ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित होती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करिए। पांचवा, निम्न में से किसने सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी? जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, सामाजिक विभाजन है, उसके खिलाफ कौन सबसे पहले आवाज उठाने वालों में से थे? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजगोपाला अरे राजा राम मोहन राय, या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर कर चुके होंगे, सी राजगोपाला, अरे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। यानी एक नई चेतना की शुरुआत हुई थी 20वीं शताब्दी में, अरे 19वीं 20वीं शताब्दी में। उस समय राजा राम मोहन राय सबसे अग्रणी नेता में से एक थे, जिन्होंने सामाजिक सुधार का बहुत अच्छा काम, इसलिए इनको पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सब चीजें रहती हैं, इसलिए राजा राम मोहन राय इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है। छठवां करिए, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? यानी जब अंग्रेजों का शासन था, औपनिवेशिक भारत में कुल भारतीय आबादी का लगभग 85% अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर था? बहुत आसान है, आप गेस करके बता सकते हैं। ए आतिथ्य और अचल संपत्ति, बी हस्तशिल्प उद्योग, सी कृषि, या डी परिवहन। सभी लोग आंसर करेंगे और सबका सही होगा। ये तो सी कृषि। 20वीं सदी में कुछ उद्योगों ही स्थापना होती है, वो भी 20वीं सदी में जाकर कुछ उद्योगों की स्थापना होती है। उसके पहले तो पूरी तरह से हम कृषि पर निर्भर थे, तो इसलिए कृषि से ही आज भी लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है हमारी। तो ये तो आसानी से आंसर कर सकते हैं। उस समय लगभग 85% लोग कृषि कार्य ही करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियोजित पहला शहर था? सातवां है, निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियोजित पहला शहर था? ए फतेहपुर सीकरी, बी इस्लामाबाद, सी दिल्ली, डी आगरा। चलिए आंसर करिए, और अभी तक आपने टिक कर लिया होगा। इसका उत्तर होगा ए फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा बसाया गया शहर था ये, और अकबर उन शुरुआती मुगल बादशाहों में थे। मुगल बादशाह पहला बाबर था, ये कुछ ही समय तक रहा था, 4 साल युद्ध लड़ते लड़ते मर गया। ये क्या करता, हुमायूं भागा भागा ही रह गया। इसलिए अकबर अस्थायी एक शासन स्थापित किया, और यही जब शुरुआती नेता में है, तो इसके द्वारा बनाया गया ही मुगल काल का सबसे शुरुआती शहर होगा। इसलिए इसने सबसे पहले फतेहपुर सीकरी को बनाया, इसलिए आंसर हमारा मिल गया। अच्छा, आगरा एक ऑप्शन में था, ये मुगल नहीं, ये लोधी वंश, जो अपना गुलाम वंश चल रहा था, उसमें जो लोधी वंश था, उसके सिकंदर लोधी ने आगरा का स्थापना किया था 1504 में। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए लिख दिया। आठवां करिए, बंगाल। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? राजा राम ने कौन सी संस्था की स्थापना की बताइए? ये आत्मीय सभा, बी प्रार्थना सभा,
सी धर्म सभा, डी आर्य सभा। आसान है, आगे अभी डिस्कस किए थे इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। 8वां किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये है आत्मीय सभा। जो ब्रह्म सभा की बात हुई थी तो हम लोग कहे थे आत्मीय सभा उसी की शुरुआती संस्था थी। ये 1815 में स्थापित हुई थी। प्रार्थना सभा जो ऑप्शन में था 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव ने किया था। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इन संस्थाओं को रट डालना है, रटना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे 9वां, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में द्वारा की गई थी। यानी खाली स्थान है बीच में, ये पूछ रहा है राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा 1897 में की गई थी। बताइए। ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय या डी ईश्वरचंद विद्यासागर। किसके द्वारा राधा कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। चलिए, आसान है, कर लिए होंगे। ये स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन जो थे, रामकृष्ण इनके गुरु थे, तो उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन चलाया गया था। ये पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में इसका मुख्यालय है। ये पूछता है बेलूर मठ, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर वेदांत का अध्ययन होता है, वेदांत की शिक्षा दी जाती है, उसमें भी अद्वैत वेदांत जो शंकराचार्य जी का था। ठीक है, 10वां करिए। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। जो ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय के बाद किसने किया था। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, इसलिए क्वेश्चन बनते हैं। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी द्वारकानाथ टैगोर, सी डॉक्टर आत्माराम, अरे डी देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए, यहाँ कंफ्यूजन होगा अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो। चलिए ट्रिक करिए, सही गलत होगा देखते हैं। इसमें डी देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं। ब्रह्म समाज ये गठित हुआ था कब, आप लोगों को पता होगा, अभी डिस्कस किए थे 1828 में। इसके पहले थी आत्मीय सभा, ये 1815 में। ठीक है, तो ब्रह्म समाज भी आगे चलकर 1866 में 1866 में बढ़ जाता है दो भागों में। एक बनता है आदि ब्रह्म समाज, यानी ये पुराना वाला, आदि शब्द जो लगा है ना, ये बता रहा है ये पुराना वाला ही है। इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे बढ़ाया था, इसलिए ये हमारा आंसर हुआ। और एक दूसरा जो बनता है उसको कहते भारतवर्षी ब्रह्म समाज। इसको केशव चंद्र सेन जी ने, इसके नेता थे, इन्होंने आगे बढ़ाया। यानी ब्रह्म समाज दो भागों में बटा। जो आदि ब्रह्म समाज था, जो ब्रह्म समाज का जो मेन विचार, मूल विचार थे, उनको लेकर चल रहे थे। यानी राजा राम मोहन राय की जो विचारों को आगे बढ़ा रहे थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और जो भारतवर्षी ब्रह्म समाज था वो केशव चंद्र सेन जी देख रहे थे, इनकी सोच थोड़ा अलग थी, इसलिए ये बंटवारा हुआ था। याद रहेगा आपसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। पीपीटी थोड़ा स्लो चल रही है, कोई नहीं, इसको याद रखिएगा। ब्रह्म समाज 1828 1866 में दो भागों में बटा। आदि ब्रह्म समाज, भारतवर्षी ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज पुराने वाले सोच जो थी देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतवर्षी जो था उसमें अपने केशव चंद्र सेन। ठीक, 11वां क्वेश्चन करिए। इस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर प्रतिवर्ष किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बहुत आसान है, बहुत चर्चा में रहा है।
ए रानी लक्ष्मीबाई, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय या डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर करिए सभी लोग। इसका डी है सुभाष चंद्र बोस। इनकी जयंती 23 जनवरी को होती है और इस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12वां चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1919। आसान है, सभी का सही होना चाहिए। ये होगा बी 1919। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में हुआ था। इसमें जो हमारी प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उन पर पुलिस वालों ने गोली चला दिया, तो गुस्से में आई भीड़ ने उनको दौड़ा लिया और जब वो थाने में घुसे तो पूरे थाने को ही जला दिया। इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इसी के कारण 12 फरवरी को बारदोली अधिवेशन में कांग्रेस के इसको समाप्त कर दिया गया असहयोग आंदोलन को, जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। यानी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से मान लीजिए 12 फरवरी समाप्ति हो गई इसकी 1922 में। ठीक है ना। अगला करिए। असहयोग आंदोलन पे बहुत क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। और ये चौरी चौरा कांड भी बहुत फेमस घटना है, 4 फरवरी 1922 और फिर असहयोग आंदोलन का अंत। 13वां करेंगे आप 20 सूत्री कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम, इसको TPP शॉर्ट में कहते हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा में शुरू किया गया था। यहाँ खाली स्थान है, यानी किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1980, बी 1975, सी 1985 और डी 1919। किसी का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर 20 सूत्री का थोड़ा भी नाम सुने होंगे आप, तो ये नाम जुड़ता है इंदिरा गांधी जी से। और इंदिरा गांधी जी को आप थोड़ा भी जानते होंगे तो 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसके हिसाब से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। ये होता है कॉमन सेंस, ये होता है अपनी सूचनाओं को एकत्रित करके कैसे हम क्वेश्चन को सही करते हैं। अरे मेरे भैया, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही 2 ऑप्शन छट गए, ये हो ही नहीं सकता। अब 2 में 1 भी लगाओगे तो 50% चांस होता है और ये रिस्क लिया जाता है एग्जाम में। ठीक, चलिए अभी तक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, तो इसका उत्तर होगा बी 1975 में। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसमें 1982 में और 1986 में संशोधन भी किया गया था। ठीक है ना। 1975 याद रखिएगा, बहुत फेमस चीज है। 1975 इंदिरा गांधी। 1975 में एक इंदिरा गांधी से जुड़ी बहुत बड़ी घटना है जो इमरजेंसी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा चलिए करते हैं 14वां प्रश्न, पढ़िए ध्यान से। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में खाली स्थान है यहाँ के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। यानी कहाँ पर पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में की गई थी, वो आपको बताना है। ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी बम्बई, डी नागपुर। नागपुर बताइए, आंसर करिए। नागपुर तो ऐसे ही छट गया क्योंकि ये कोई प्रेसिडेंसी नहीं था। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई 3 प्रेसिडेंसियां थी। इसमें भी जो पहली बार पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी वो ये मद्रास में नगर निगम की पहले नगर भी। क्वेश्चन बहुत बनता है, याद रखिएगा। चलिए 15वां करिए। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास क्या थे? पेशे से क्या थे वो बताना है। क्या थे ये याद रखिए। ठीक है, ये चित्रकार थे।
बी चिकित्सक थे, सी वकील थे, डी शिक्षक थे। बहुत मशहूर हैं चित्तरंजन दास, यहाँ चित्तरंजन है, इसको भी थोड़ा सही कर लीजिएगा, चित्तरंजन रहेगा। अभी तक आंसर कर लिए होंगे, मिला लीजिए। सी वकील, एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक कवि भी थे। इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ किए थे। बहुत बढ़िया वकील थे, कई जगह पे स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे इन्होंने लड़े थे। ठीक है, चित्तरंजन दास जी को याद रखिएगा। चलिए भाई, खुल जाइए अगली स्लाइड। अच्छा, ये सीरीज सभी वीडियो देखना, ये चौथी है। पॉलिटी पे हमारे बन गए हैं सारे क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन पॉलिटिक कर लिए हैं, और वहाँ से हमें ये भी पता चल पा रहा है कि हमारा कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस पर रिकैप वीडियो भी बन चुकी हैं। हम हिस्ट्री पर भी लाएंगे। ठीक है, 16वां करिए। 16वां है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 जो था, उसको और किस नाम से, किस रूप में जाना जाता है? ए ब्रिटिश संसद अधिनियम, बी चार्टर अधिनियम, सी भारतीय परिषद अधिनियम, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1833 तक चार्टर चले थे, इस पे बहुत मस्त वीडियो मेरी हैं, जाकर देख लीजिएगा। बी चार्टर अधिनियम, उसको 1813 का चार्टर कहा जाता था। इस पर अलग से वीडियो है, उसका लिंक हम दे देंगे, जहाँ पर मैं जो ब्रिटिश काल के जितने भी अधिनियम, चार्टर, जो भी नियम थे ब्रिटिश काल के, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो में कवर किया हूँ। जाकर चैनल पर उसको देख सकते हैं आप, लिंक भी दे दूंगा अगर लिंक चाहिए। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? 1919 की बात है। महात्मा गांधी जी ने किस एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? ए अंतरराष्ट्रीय उत्प्रवास अधिनियम, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी रॉलेट एक्ट, डी विनियमन अधिनियम। आंसर करिए, बहुत मशहूर है, आप लोग सही कर पाएंगे। 1919 में अब तक कर लिए होंगे, इसलिए अब बता रहा हूं मैं। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये 1884 की बात है। ये अभी कहाँ से इसमें आ जाएगा? 1919 की बात हो रही है, यहाँ से ये गलत हो जाता है, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन। ठीक है ना। चलिए, सी रॉलेट एक्ट, काला कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, इसको कहा जाता है। यानी बिना किसी कारण के, बिना वो कोई सुनवाई भी नहीं होगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ऐसा कानून बना था रॉलेट एक्ट। इसी के खिलाफ 1919 में महात्मा गांधी ने बहुत बड़े सत्याग्रह की बात की थी। 18वां करिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो हमारे ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ऐतिहासिक जो चीजें हैं, उनका पता लगाने के लिए जो पुरातत्व इस्तेमाल होता है, पुरातत्व का खुदाई होता है, उनका सर्वेक्षण सहज अध्ययन किया जाता है,
वो सब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। इसका मुख्यालय किस शहर में है ये हमें याद रखना चाहिए। इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतना हमें पता होना चाहिए। ए कोलकाता, बी चंडीगढ़, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। नहीं पता हो तब भी आज से याद रखिएगा। करिए, कितने लोगों का सही होता है देखते हैं। इसका होगा डी, नई दिल्ली में उसका है, यानी हमारे राजधानी में ही है। इस हिसाब से याद रखिएगा। 19वां बहुत मस्त क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। ये साइमन कमीशन भारत आया, दूसरा है क्रिप्स मिशन भारत आया, तीसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार, चौथा है चौरी चौरा घटना। अब इस साल से उसको मिलाना है, किस साल की घटना है। ये क्वेश्चन बना है युग बोध से। हिस्ट्री में एक चीज होती है युग बोध। कौन सी घटनाएं कब हुई, किसके आसपास हुई, उसके पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी, इस जानकारी को कहते हैं युग बोध। अगर ये चीज आपको पता है तो हिस्ट्री के 50% क्वेश्चन आप यूं ही सही कर लेंगे। और युग बोध पर मैं एक जबरदस्त वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपसे। हिस्ट्री की जान होगी वो, और वो वीडियो अगर आप मिस कर दिए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। और वीडियो मिस नहीं हो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ये मिला लिए होंगे अभी तक। चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा डी, मिला लो। साइमन कमीशन भारत आया कब, 1928। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 1919 और चौरी चौरा घटना हुई 1922। अभी देख तो 4 में होगा। अच्छा, इसको कैसे हल करते हैं, जैसे ये हमें पता है कि साइमन कमीशन 1928 में आया, तो ए में बी होना चाहिए। तो ए में बी इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये दोनों तो ऐसे ही हट गए। ठीक, इस हिसाब से करते हैं। अब 2 में हम रिस्क ले सकते हैं, 50-50 चांस हो गया ना 2 में। यहाँ रिस्क ले लेंगे, लेकिन आगे भी हमें पता है कि क्रिप्स मिशन जो है कि 1942 में आया था, यानी कि 2 में सी होगा, तो 2 में ए यहाँ है, इसलिए ये भी गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया। इस हिसाब से एलिमिनेशन पद्धति से क्वेश्चन सही किया जाता है। हिस्ट्री युग बोध से संबंधित इस पे वीडियो आने वाली हो, मिस नहीं करना है उस वीडियो को। यूट्यूब के इतिहास में वैसा शायद ही कोई बताया होगा युग बोध। प्रश्न 20 करिए, भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। उच्च न्यायालय और उन 3 शहरों में बताना है। ये दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, बी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, सी दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, डी कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे। तीनों प्रेसिडेंसी आपको याद होंगी तो आप सही कर लेंगे, और फटाफट करिए। इसका है बी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। यही 3 प्रेसिडेंसियां थी, उनमें ही हमारे उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे 1862 में। भारतीय उच्च अधिनियम बना था 1861 में, और इसी के तहत इनका गठन किया था 1862 में। अगला क्वेश्चन 21वां करिए, किस घटना की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला लिया। ए, साइमन कमीशन भारत आया, 2 क्रिप्स मिशन भारत आया, 3 जलियांवाला बाग नरसंहार, या 4 चौरी चौरा की घटना। कितना आसान है। युग बोध जो मैं कह रहा हूँ वीडियो मिस नहीं करेंगे, उससे ये क्वेश्चन सही होता, क्योंकि आपको पता होता कि साइमन कमीशन, भैया इधर आओ थोड़ा। हाँ, साइमन कमीशन 1928 की बात है। अरे भैया, असहयोग आंदोलन 1920 में 1 अगस्त को शुरू हुआ था। ये 1928 की बात है। यहाँ तक कहाँ चलता, 8 सालों से ये गलत हो जाता है। युग बोध देखिए,
क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। भैया हो भैया, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। 1919 में ये पहले ही हो गया, आंदोलन 21 में शुरू ही हुआ था, तो समाप्ति के कारण ये कैसे हो सकता है? ये भी गलत हो गया। अब चौथा अपने आप सही हो गया। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी गोरखपुर गोरखपुर 22 पुलिस वाले ना याद रखिए। ठीक, 22वां करिए। 22वां, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना के काल में की गई थी। किसके काल में की गई थी ये पूछ रहा है। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, थोड़ा टफ है लेकिन पढ़ना पड़ता है, यही तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 22वां का होगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये कलकत्ता में है। जो पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी और 1835 में हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 तक इसका कार्यकाल था। थोड़ा उदारवादी था, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने और उसको मानने वाला था। चलिए 23वां करिए भैया। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्न में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली? ये घटना अगर आपको नहीं पता है तो हमें थोड़ा सोचना होगा कि हम भारतीय हैं कि नहीं, हमारे खून में भारतीयता है कि नहीं। ये उस महान आदमी की है जिन्हें अपने प्राणों की आहुति एक क्षण भी गंवाए बिना अपने हाथों से कर लिए। 1931 इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क, पुलिस से लड़ते हुए क्रांतिकारी नेता खुद को गोली मारते हैं। ए खुदीराम बोस, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी रास बिहारी बोस। आंसर करिए सभी लोग। सी चंद्रशेखर आजाद, अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था मैं इन कुत्तों के हाथों नहीं मरूंगा, मरना है तो मैं खुद मर जाऊंगा। ठीक, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। आज इनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। आज हम एक आज़ाद देश में अपने संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में स्वतंत्र हैं। हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारी अपनी चुनी सरकार है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। इन लोगों का त्याग बलिदान है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न 24 करेंगे सभी लोग। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए यहाँ डैश स्थान है, खाली स्थान यहाँ भरना है, में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। यानी पूछ रहा है दलित वर्ग के उत्थान और छुआछूत के उन्मूलन के लिए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ए 1932, बी 1929, सी 1924 या डी 1936। बताइए। अच्छा क्वेश्चन बनाया है, नहीं भी पता हो तो आपसे याद रहना चाहिए 1932 में। दलितों को हरिजन कहे थे सबसे पहले गांधी जी ने ही, और हरिजन नामक पत्रिका भी निकाले थे। ठीक है, 25वां करेंगे सभी लोग। जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस अधिनियम को दास्ता का नींव घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था यह दास्ता का नींव घोषणा पत्र है? ए चार्टर अधिनियम 1853, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी रॉलेट एक्ट।
आंसर कर लिए सभी लोग। यहाँ देखिए कैसे एलिमिनेट किया जाता है चीजों को। ये चार्टर एक्ट 1853 की बात है भैया। और नेहरू जी, मुंबई जवाहरलाल नेहरू जी 1920 के दशक से एक्टिव राजनीति में आते हैं, सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते हैं। तो 1920 के बाद ये आते हैं, तो इसमें यहाँ पर इस चार्टर को कैसे वो कह देंगे, इस पे कोई कमेंट कैसे कर देंगे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम ये हो सकता है, भारत शासन अधिनियम ये हो सकता है, रॉलेट एक्ट भी नहीं होगा। चलिए, दो कट गए, दो में से अब आप चांस ले सकते हैं, तब भी 50-50 चांस रहेगा। इसमें से भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, इसको उन्होंने दास्ता का न्यू घोषणा पत्र कहा था, क्योंकि इस समय अंग्रेज दावा कर रहे थे हम इस अधिनियम के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। अब फिर भी नेहरू जी ये मान रहे थे कि यह नए तरीके से हमें गुलाम बनाने की साजिश है। अभी भी अंग्रेज भारत को आजाद नहीं करना चाह रहे हैं। ये नया अधिनियम तो ला दिए जिसमें बहुत सारी बातें की तो गई हैं, लेकिन हम अब भी गुलाम रहेंगे, इसलिए इसको न्यू घोषणा पत्र कहा दास्ता का। ठीक है, 26वां करेंगे सभी लोग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष में इंडियन एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी किस वर्ष में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ए 1986, बी 1916, सी 1876, डी 1906। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें ये सब पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं भैया बार बार। सी 1876, ये 1885 के 9 वर्ष पहले की घटना है। यहाँ यह क्यों, क्योंकि कांग्रेस गठन 1885 में हुआ था, उससे 9 वर्ष पहले ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो गई थी। तो यह भी हमें मार्गदर्शन किया कि ऐसी कोई संस्था जो भारत स्तर पर पूरी होनी चाहिए। अच्छा, चीजें रिलेट करना आपको आना चाहिए। अब 1885 कांग्रेस की स्थापना सबको याद होता है, उससे मैं रिलेट कर दिया 9 साल पहले। अब आपको कभी वो भूलेगा नहीं। यह होता है तरीका चीजों को याद रखने का। ये सब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, आगे वाली वीडियो में कभी पूरी स्ट्रेटजी चर्चा की जाएगी, किस तरह से किसी भी एग्जाम बैठने पर एग्जाम क्लियर हो जाता है, वो भी, जो कि मैं बहुत कम चीज़ें याद रख पाता हूँ। यूपीएससी प्री मैं क्लियर करता हूँ इतना आसानी से, जबकि मुझे याद कुछ नहीं रहता। मैं उतनी चीज़ें याद रखता हूँ जितना ज़रूरी होता है, बाकी चीज़ें मैं याद नहीं करता। और किस तरह हमारा दिमाग चीज़ें याद रखता है, वो सब चीज़ें बताएंगे किसी वीडियो में। प्रश्न 27 करेंगे सभी लोग। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत, ये बताना है। जनसंख्या अधिकांशतः गांवों में रहती थी और कृषि कार्य करके अपनी आजीविका प्राप्त करती थी। ये क्वेश्चन बना है किसी शिफ्ट में, 2022 में ही ये बने सब क्वेश्चन है, जो 50 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, सुबह रिपीट किया है दूसरे शिफ्ट में। कितना रिपीट होता है। इस अब जो होगा वो यहाँ से कितने क्वेश्चन सब बनेंगे, आप केवल एक पीवाईक्यू कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ए 55%, बी 75%, सी 85%, डी 65%। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। सी 85% लोग उस समय गांव में रहते थे और कृषि कार्य करते थे अपना सिर्फ भारत में। 28वां, इसमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिनकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। भारतीय
नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? उसमें एक मुख्य नेता थे, ये लाला हरदयाल, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। यही एक संस्था के नाम हमारे उस क्रांतिकारी नेता का नाम जुड़ता है, इसलिए हमें याद रखना चाहिए। ज़्यादा लोग सही करेंगे। चलिए, सी भगत सिंह, भगत सिंह का नाम इसी संस्था से जुड़ता है, भारतीय नौजवान भारत सभा, ये नाम याद रखिएगा। मैं तो इसे इस तरह याद रखता हूँ, नौजवान बहुत ही नौजवान थे उस समय लोग, इस समय खिलते खालते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, ये देश बारे में सोच रहे थे, नौजवान बहुत थे, इसलिए नौजवान भारत सभा से इनका नाम जुड़ता है। इस तरह दिमाग याद रखता है मेरा। भगत सिंह जैसे नेता, हमें हर आदमी के पास इनका एक फोटो होना चाहिए। जब भी कभी उसका बेईमानी करने का मन करे, कुछ गलत करने का मन करे, देश के खिलाफ कुछ करने का मन करे, उसको तो वो उनका चेहरा देखना चाहिए, बस अपने आप सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न करेंगे, इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इतना क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनके संस्थापक ही पूछे जाते हैं। 3 नाम याद रखिएगा, आज के बाद तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1934 ये वर्ष याद रखना है, और ये नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी जयप्रकाश नारायण, सी जतीन्द्र नाथ दास, डी ज्योतिबा फुले। चलिए, तो बी है जयप्रकाश नारायण, जेपी साहब। तो कांग्रेस, इतना याद रखना है आप, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, और ये 3 नाम याद रखने हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव। इतने से क्वेश्चन बनता है, वनडे में तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, जेपी साहब का नाम यहाँ जुड़ा है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, वो इमरजेंसी के दौर के नेता। ठीक, चलिए प्रश्न 30 करेंगे सभी लोग। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति तैयार की थी? कौन सा गवर्नर जनरल था? जो रिकैप वीडियो हम चला रहे हैं उसमें जो हिस्ट्री पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक कवर कर देंगे, कुछ उसमें भी आएगा, लेकिन हिस्ट्री में जब कवर करेंगे तो ये गवर्नर जनरल भी कवर कर देंगे किसी वीडियो में, ताकि आप इससे जो क्वेश्चन बनते हैं और बनते ही बनते हैं तो गलत ना हो। ठीक है, लेकिन उसको वो वीडियो आपको कब दिखेगी? जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तब आपके यहाँ वो दिखेगी वीडियो। तो कौन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति तैयार किया था? ये लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या डी लॉर्ड कैनिंग। चलिए, आसान है, सब लोग सही किए होंगे। बी है लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक था। इसको हड़प नीति भी किया जाता है। क्या मतलब था? खुद की संतान न होने पर उस राज्य का वह राज्य स्वतः ही अंग्रेजों के साम्राज्य में जुड़ जाएगा, ब्रिटिश भारत का भाग हो जाएगा, जिसके बाद खुद की संतान नहीं होगी, यानी दत्तक संतानें जो थी उनको अस्वीकार किया गया, उनको आपका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। अगर आपकी खुद की संतान है तभी वो उत्तराधिकारी होगा, तभी उसका राज्य बरकरार रहेगा, नहीं तो वह हड़प लिया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश भारत में उसको शामिल कर दिया जाएगा। सभी गवर्नर
तो ये थोड़ा कार्यकाल ध्यान में रहना चाहिए, कौन कौन से कब कब थे और कौन कौन से मुख्य कार्य किए। इस पे हम एक रिकैप वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। खुल जा सिम सिम, स्लाइड थोड़ा स्लो खुल रही है। चलिए प्रश्न 31 करिए। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा, ये देखिए ये भी गवर्नर जनरल जो उस समय थे सब वायसराय गवर्नर जनरल उन पे बना ये क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी किस वर्ष? अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आ गए तो मैं वायसराय या गवर्नर, जो गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय, इन सब पे एक वीडियो बना दूंगा और वहां से आप सब चीज जान जाएंगे। लेकिन इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। अगर 100 लाइक आप करवा देते हैं तो वो वीडियो भी आ जाएगा, जो कि बहुत ही अलग होगा। आप 50 को बुके खंगालेंगे तब भी वो नहीं मिलेगा जो मैं दे दूंगा एक वीडियो में। चलिए सन बताइए कब बंगाल विभाजन किया गया था। ए 1907, बी 1911, सी 1905, डी 1909। सबका सही होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। इसमें है सी 1905, स्वदेशी आंदोलन इसके बाद ही शुरू हुआ। 1911 में फैसला वापस लिया गया था बंगाल विभाजन का दिल्ली दरबार में। 32वां, चलिए दिल्ली दरबार पे ही बन गया क्वेश्चन। दिल्ली दरबार में या खाली स्थान है में किंग जॉर्ज पंचम, ये किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ और इसी दरबार में राजा ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। बहुत मस्त क्वेश्चन बना है और ये बनता ही बनता है। वो पूछ रहा है कब हुआ था वो दिल्ली दरबार? जब ब्रिटिश राजा आए थे, किंग जॉर्ज पंचम, ये नाम याद रखिएगा, ये ब्रिटिश के राजा थे, वो आए थे यहाँ पे, राज्यारोहण हुआ था। और इसी समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और बंगाल विभाजन रद्द हुआ। इससे आप पकड़ लेंगे कौन सा सही होगा। ए 1903, बी 1910, सी 1911, डी 1877। सबका सही होना चाहिए सी 1911। दिल्ली दरबार हुआ था, बंगाल विभाजन भी यहीं रद्द हुआ था। 32वां करेंगे सभी लोग। हेनरी लुइस विलियम डिरोजियो, ये नाम याद रखिएगा, किस आंदोलन से जुड़े थे? इनका आंदोलन भी याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। युवा बंगाल आंदोलन, बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, सी आर्य समाज, डी प्रार्थना समाज। सामाजिक सुधार आंदोलन से बना क्वेश्चन है। चलिए अभी तक आंसर कर लिए होंगे। तो ये युवा बंगाल आंदोलन, इसको यंग बंग आंदोलन भी कहा जाता है। ये कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। इसके जो नेता थे डिरेजियो, वो हिंदू कॉलेज जो था कलकत्ता में उसके अध्यापक थे और यहाँ के छात्र इनसे जुड़े थे और ये आंदोलन चला था 1820 से 1830 के दशक में। आंदोलन बंगाल में चलाया गया। यह तर्कवाद, पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता था। तर्कवाद को बढ़ावा दे रहा था और पारंपरिक मान्यताएं थी उसको चुनौती देने वाला एक आंदोलन था। तो ये नाम याद रखिएगा भैया, हेनरी लुई विलियम डिरोजियो, यंग बंग आंदोलन। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न 1934, अरे 34वां प्रश्न है। निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सीधी कार्यवाही दिवस, सी नमक सत्याग्रह, डी बंगाल सत्याग्रह। बहुत ही दुखद, भारतीय इतिहास में इससे दुखद घटना कोई नहीं हुई थी, कलकत्ता हत्याकांड। इतने लोगों का खून बहाया गया था जो कहीं रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया।
चलिए, पुरानी चीजें हैं, क्या करेंगे, लेकिन हमारा इतिहास है ये, कैसे भुलाया जा सकता है, और इससे हमें सबक लेना चाहिए। 34 का करिए, बी, सीधी कार्रवाई दिवस। इसको कलकत्ता हत्याकांड भी नाम से जाना जाता है, इसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कहते हैं। ये 16 अगस्त 1946 को लीग ने शुरू किया था, भयानक नरसंहार हुआ था। मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान की मांग कर रही थी और उसकी मांग को सरकार ने ठुकरा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस बात को नहीं माना और पहले तो लीग को भी साथ बुलाया कि आप मिलकर सरकार बनाइए, लेकिन जब वो लीग बहिष्कार कर दी तो फिर कांग्रेस को ही बुलाया जाता है कि आप ही आके सरकार बनाइए। से लीग बहुत गुस्सा हो जाती है और वो प्रत्यक्ष कार्यवाही पे उतर जाते हैं। भयानक नरसंहार होता है, मुस्लिम हिंदू के गले काट रहे थे। बहुत भयानक घटना थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। चलिए, 35वां करेंगे सभी लोग। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ए, मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद, बी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सी, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी, डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन कितने, उसी साल रिपीट हुए हैं अलग शिफ्ट में। देखे फिर इस बार कितना आ जाएगा, यही क्वेश्चन बन जाएगा बहुत सारे। आंसर करेंगे सभी लोग, डी, मोतीलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। और चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए। 36वां, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य प्रस्तावक कौन था जिसके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 के आदर्शों और ब्रिटेन के उदारवादी सोच को संजोया था? ब्रिटेन की उदारवादी जो सोच थी और फ्रांसीसी क्रांति जो थी, उसके बातों को लेकर एक युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल आंदोलन हुआ था। उसके मुख्य प्रस्तावक कौन थे, उसको चलाने वाले कौन थे? ए, स्वामी विवेकानंद, बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी, एनी बेसेंट, डी, हेनरी लुई विलियम डिरोजियो। अभी क्वेश्चन बना था पिछली स्लाइड में, फिर क्वेश्चन बना है, देखो कितना रिपीट होता है। ग्रुप डी है ये भैया, इसलिए पीवाई को अच्छे से करिए, पूरी लगन से करिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। सबका सही होगा। डी, हेनरी लुई विलियम डिरोजियो, यंग बंगाल आंदोलन 1820 के दशक से 1830 के दशक तक चला आंदोलन। बंगाल में कोलकाता में हिंदू कॉलेज से जुड़े लोग थे। बस। 37वां करिए, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के नेता थे? प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और इसके नेता थे HSRA के। ए, लाला हरदयाल, बी, चंद्रशेखर आजाद, सी, भगत सिंह, डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी अलग एक राजनीति थी, वो अलग तरीके से अपने देश को आजाद करना चाहते थे, वो इसमें फिट नहीं बैठते हैं। इसका उत्तर होगा बी, चंद्रशेखर आजाद। ये HSRA के सदस्य थे, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। और ये जो इसके पहले की संस्था थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में गठित हुई थी कानपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सब इसके संस्थापकों में से एक थे। और इसी को बाद में फिरोज शाह कोटला के मैदान में, जो कि दिल्ली में है,
HSRA कर दिया गया, यानी यस वाला ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ये समाजवादी शब्द भी इसी में जोड़ा गया था, फिरोज शाह कोटला मैदान। तो HRA और HSRA एक ही संस्था थी, लेकिन बाद में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया था उसमें। 38वां करेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना नहीं है कि हैं, नहीं तो आप पहले ही देखते अरे ये तो मस्त सुमेलित है, सही कर देते हैं, लेकिन ये पूछा सुमेलित नहीं है। इसमें ABCD नहीं लिखा, आप ABCD मान लीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910, वाह। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 1905, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। युग बोध से बना क्वेश्चन है, युग बोध पे वीडियो आएगी। अगर आप लोग अपना प्यार इस चैनल के प्रति बनाएंगे। महात्मा गांधी दांडी मार्च पहला ही क्वेश्चन था, हम लोग किए थे, 1930 की घटना है, ये 1910 लिखा है, इसलिए यही ये वाला ही सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 में नहीं, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिनों तक चला था। 78 लोग के साथ चले थे साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि आज का क्या नाम है वो, नवसारी। ठीक, 38 क्वेश्चन हो गया। आगे, अच्छा, हिस्ट्री में जो पिछली ग्रुप डी हुई थी 2022 में 50 शिफ्टों में पूरे एग्जाम हुए थे, वहाँ पर हिस्ट्री यानी इतिहास से लगभग यही 38 प्रश्न बने हैं। अब इन प्रश्नों को करने के बाद आप सोच सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। सारे क्वेश्चन आधुनिक भारत से बने हैं। एक फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो मुगल वाली थी, वो मध्यकालीन भारत का था, नहीं तो सारे क्वेश्चन आधुनिक भारत से बने थे। उसमें भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से ही क्वेश्चन बने हैं। PYQ से ये चीजें पता चलती हैं। आप इतिहास में पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ना हमें ये चीजें हैं। ये PYQ से पता चला, और रिकैप जो वीडियो आने वाली हैं हिस्ट्री वाली, वो इन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे, तो वो वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। इसमें 38 क्वेश्चन थे, इसलिए अभी यही किए हैं। फिर आगे अगले विषय को लेकर आएंगे इस सीरीज में, जो 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये डे 4था था, इसके पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, वो सभी लोग जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या चैनल पे अलग से इस सीरीज की प्ले लिस्ट बनी है, वहां से जाकर सब वीडियो देखिएगा। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, ऑल PIQ सॉल्व। अच्छा, रही बात PDF की, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। अगर अभी तक आप उस पे जुड़े नहीं है तो जाकर जुड़ जाइए, वहां से PDF लेकर रख लीजिए। यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। इतना मटेरियल इसमें लिख दिया गया है, यहाँ से बहुत चीजें आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। PDF वीडियो बार बार नहीं देख सकते, इतनी बड़ी वीडियो देखना आसान नहीं होता है, लेकिन PDF है तो 10 मिनट में सब रिवाइज कर लेंगे। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए इस सीरीज की। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सके। कोई भी वीडियो मिस मत करिए, बहुत मेहनत से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें यह भी वीडियो देखते जाइए, देखिए आपको कितना मदद मिलती है। अपना सुझाव अवश्य दीजिए, हम नए हैं दोस्तों, हमारा प्रयास नया है, इसलिए हम अपना आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें मोटिवेशन आता है और अच्छा काम करने का, और बेहतरीन काम करने का, और ज़्यादा मटेरियल देने का, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता है, हम उसी हिसाब से अपना कंटेंट ला रहे हैं। बस नए हैं, थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग दीजिए, आपको अच्छा ही मटेरियल मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखा,
लाइक किया, कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद।